हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट क्लास में हमने पियाजे की थ्योरी डिस्कस की थी, जो कि थी पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है। जो पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं, दोनों ही रचनावादी की बात करते हैं। मतलब दोनों का ही मानना है कि जो बच्चे का सीखने का तरीका होता है वो कैसा होता है। बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, खुद से ही उनके इन्वायरमेंट का, वातावरण का, सराउंडिंग का वो एक्सप्लोर करते हैं और खुद से ही अन्वेषण कर करके और वो सीखते जाते हैं। जो वो सीखते हैं उनका एक मेंटल स्ट्रक्चर बनता जाता है और उसी के हिसाब से उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता जाता है। ठीक है। अब जो वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों की ही बात में कॉमन चीज क्या है कि बच्चे एक्टिव लर्नर होते हैं। मतलब खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करके बच्चा कोई भी चीज है वो सीखता है। दोनों की थ्योरी में अगर डिफरेंस है वो सिर्फ इस बात का है कि वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो सोसाइटी इन्वॉल्व होती है उसमें। सोशियो कल्चरल थ्योरी इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट तो होता है, मतलब बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो रचनावाद की तरह होता है। मतलब बच्चा खुद से कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, खुद से निर्माण करता है ज्ञान का, अपनी सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से सब कुछ देख करके सीख के। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा इंडिविजुअल लर्निंग नहीं करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है वो सिर्फ अकेले ही सीख रहा है और खुद से ही सीख रहा है, उसमें एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। इंडिविजुअल लर्निंग की बात किसने की? पियाजे ने की। उन्होंने कहा बच्चा अधिगम करता तो होता है, एक्टिव होकर के सीखता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो खुद से ही सब कुछ सीखेगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है सिखाने के लिए कि बाहर से कोई आए और उसको कुछ बताए तो वो सीखेगा। जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो ज्ञान है वो म्यूचुअल प्रोसेस है। ठीक है। जब ज्ञान म्यूचुअल प्रोसेस है तो फिर सीखना एक इंडिविजुअल लर्निंग कैसे हो सकती है? मतलब कि इनका कहने का मतलब था कि सीखना जो है उसमें समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चा अपने जो थॉट्स हैं, अपने व्यूज हैं, उनकी जो संस्कृति है, वो सारी चीजें दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, समाज से इंटरेक्शन करते हैं और उस अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो उन सब चीजों से उनका अपना खुद का एक अर्थ निकालते हैं, खुद की मीनिंग निकालते हैं और उस हिसाब से अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, सामाजिक रचनावाद है, ये दृष्टिकोण क्या बताता है कि जो ज्ञान है वो कहाँ से आता है? समाज से जब इंटरेक्शन किया जाता है और समाज के संदर्भ में ही ज्ञान आता है। जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो समाज से या तो अंतःक्रिया करने पे आता है या फिर बच्चा जो कुछ भी सीख रहा है वो समाज के ही संदर्भ में सीखता है। समाज से ही उसको वो चीजें मिलती हैं, जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, या फिर जो सोचने का तरीका है, जो आइडिया है, स्पेशली भाषा। क्योंकि भाषा तो बाहर से ही आ रही है, भाषा तो बच्चा सोसाइटी से, समाज से, संस्कृति से ही सीख रहा है। तो जैसी समाज या संस्कृति होगी वैसे ही लोगों के साथ वो इंटरेक्शन करेगा और उसी अंतःक्रिया से जो वो सीखेगा वही उसका ज्ञान का निर्माण करने का तरीका है। तो सीखना इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, व्यक्तिगत तो नहीं हो सकता है, सीखना म्यूचुअल होता है। बच्चा अपने व्यूज, अपने जो आइडियाज हैं, अपना जो कल्चर है, इन सब चीजों को दूसरों के साथ शेयर करता है इंटरेक्शन के थ्रू। और इंटरेक्शन के थ्रू इन सारी चीजों का जब शेयर करता है तब उससे वो जो कुछ भी अपना एक थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप करता है और उतना खुद से किसी भी चीज का, ज्ञान का या कोई भी चीज का अपने खुद से मीनिंग उनकी जनरेट करता है और अपने माइंड में उसकी प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। तो ये कहना किसका था? वाइगोत्स्की था। कहीं भी आप तीन वर्ड लिखा देखें, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो कल्चर हो और चाहे वो लैंग्वेज हो, जब इन तीन में से कोई भी वर्ड आप कहीं भी लिखा हुआ देखें, मतलब किसकी सिद्धांत की बात हो रही है? वो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात हो रही है। मतलब इन्होंने किस तीन चीज को, किन तीन चीजों को महत्व दिया है? इन्होंने कहा है समाज, संस्कृति और भाषा। ये तीन चीज ऐसी है जिससे कि बच्चा सीखता है। सीखने का तरीका इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, हमेशा म्यूचुअल होता है, क्योंकि बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके ही कुछ ना कुछ सीख रहा होता है और उसका अपने अकॉर्डिंग अर्थ निकाल करके उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। समाज से सीखता है, संस्कृति से सीखता है, भाषा से सीखता है। अब भाषा से रिलेटेड वाइगोत्स्की और पियाजे में एक और
कॉन्फ्लिक्ट है कि वाइगोत्स्की ने वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा आती है, भाषा के बाद चिंतन आता है, भाषा के बाद चिंतन आता है। उनका कहने वाइगोत्स्की का कहने का मतलब है बच्चा सोच तो तभी सकता है जब तक उसके पास कोई ना कोई भाषा होगी। जब तक उसके पास भाषा ही नहीं है तो वो सोचेगा क्या। तो इनका कहना है कि पहले भाषा आती है, और भाषा आ कहाँ से रही है, समाज और संस्कृति से आ रही है। तो इन्होंने कहा पहले भाषा आती है, भाषा के बाद थिंकिंग आती है, चिंतन आता है। और पियाजे ने इसी का अपोजिट बोला है। उन्होंने कहा क्योंकि बच्चा थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और उसी थिंकिंग के परिणाम स्वरूप उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट करता है। मतलब उन्होंने कहा है पियाजे ने कहा है कि पहले विचार आएगा, विचार के बाद भाषा आएगी। वाइगोत्स्की ने कहा है जब तक भाषा नहीं है तब तक विचार कहाँ से आएगा, और भाषा कहाँ से आती है, समाज और कल्चर से। जब समाज के साथ, संस्कृति के साथ इंटरेक्शन किया जाता है तो इन दोनों की अंतःक्रिया से बच्चा भाषा सीखता है, फिर उस भाषा से उसकी थिंकिंग प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, और जब उसका विचार और चिंतन स्टार्ट हो रहा है उसका मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है, कंस्ट्रक्टिविज्म कर रहा है। ठीक है, ये बात किसने बोली, वाइगोत्स्की ने बोली। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा कोई भी चीज सीख रहा है तो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखेगा, और जो कुछ भी उसकी सीखी हुई चीज है वो कुछ ना कुछ सामाजिक संदर्भ में ही उसका सीखना होता है। ठीक, अब इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है, मतलब इनका जो थ्योरी है उस थ्योरी का मतलब ये है, मेन जो टर्म है इनके थ्योरी का वो है ZPD, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाइगोत्स्की का। इनके अकॉर्डिंग ZPD होता क्या है, पहली कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें बच्चे को किसी की कोई हेल्प की जरूरत नहीं होती है, बच्चा कुछ चीजें इंडिपेंडेंटली कर सकता है, बिना किसी की मदद लिए अपने आप से ही चीजों को कर सकता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि बच्चा अपने आप कर सकता है। तो ऐसा काम जो कि बच्चा अपने आप कर सकता है उसको इन्होंने कहा ZAD, मतलब कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बच्चा खुद से ही सीख करके और खुद ही कर सकता है, उसको किसी की तरीके की कोई हेल्प की जरूरत नहीं होगी। दूसरा इन्होंने कहा एक होता है ZPD, ये दूसरा ZPD है। ये ZPD क्या है, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जैसे कि हम बचपन में बच्चे को देखते हैं, बचपन में देख के कहते हैं कि वाह ये मतलब कि ये चीज ये तो इतनी आसानी से कर ले रहा है, इसका मतलब आगे चल के ये साइंटिस्ट बनेगा। ये चीज ये इतनी अच्छे से बता ले रहा है, इसका मतलब आगे चल के वो टीचर बनेगा। ये चीज ये इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर ले रहा है, इसका मतलब आगे चल के वो इंजीनियर बनेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ चीजें हम बच्चों में देखते हैं, जो बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसके बेसिस पे हम देख के बता सकते हैं कि इसके अंदर ये पोटेंशियल है, ये आगे चल के बन सकता है। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट वो हुआ जो बच्चे को खुद आता है। जब एक्चुअल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट, इन दोनों में किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो ऐसा तो यानी कोई नॉर्मल कोई एक्शन है, कोई छोटे मोटे काम है, अगर बच्चा अपने आप कर ले रहा है तो उसका मतलब वो इंजीनियर बन जाएगा। या फिर मान लीजिए कोई छोटे मोटे प्लस माइनस के सम है, उनको बच्चा अगर सॉल्व कर ले रहा है तो वो पोटेंशियल उसकी है टॉपर बनने की, तो वो टॉपर बन जाएगा। उसके लिए टॉपर बनने के लिए उसके अंदर भले कुछ ऐसे क्वालिटीज और कुछ ऐसी पोटेंशियल है जिसके थ्रू वो कर सकता है चीजों को, टॉपर बन सकता है। लेकिन टॉपर बनने के लिए उसको किसी ना किसी हेल्प की या फिर किसी ना किसी फैसिलिटेटर की जरूरत पड़ेगी, उसको किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि उसकी मदद करे टॉपर बनने में। ठीक, तो जो ZAD मतलब कि जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है
उस गैप को ही इन्होंने कहा है ZPD, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनका कहने का मतलब क्या है कि बच्चा जो चीज अपने आप कर ले रहा है वो उसकी रियल अपनी खुद की डेवलपमेंट है। तो रियल डेवलपमेंट और पोटेंशियल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को कहते हैं ZPD, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए क्लास में टीचर ने किसी स्टूडेंट को, मतलब सारे स्टूडेंट्स को एक सम दिया ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करने के लिए। अब एक बच्चा है वो सम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। अब टीचर ने क्या किया, उसको कुछ ऐसे क्लूज दिए, कुछ ऐसे हिंट्स दिए। वो क्लू देती गई, हिंट देती गई, ठीक है। तो उन क्लूज और हिंट्स की वजह से बच्चे ने थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया, समझने की कोशिश की और स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करता गया और उसने फाइनली उस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की उसकी पोटेंशियल थी, क्षमता थी कि वो सॉल्व कर सकता है, लेकिन उसको उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत थी। तो उसके खुद के पोटेंशियल में और एक्चुअल डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो थोड़े बहुत हिंट या क्लूज की जरूरत थी, जिसके बाद वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। तो ZPD मतलब जो रियल पोटेंशियल है उसका और रियल डेवलपमेंट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो कि टीचर ने किसी थोड़ा बहुत हिंट वगैरह दे करके सॉल्व किया, उस ZPD को कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब इस ZPD में जो बच्चे की हेल्प करता है, मतलब कि मान लीजिए जब वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो दो कंडीशन थी। एक तो टीचर क्या करती, जिस बच्चे को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया था वो उस बच्चे के साथ दूसरे बच्चे को बिठा देती, जिससे कि वो आपस में डिस्कस करते, समझने की कोशिश करते और वो फाइनली सॉल्व कर देते। दूसरा ये हो सकता था तो टीचर उनको थोड़ा बहुत हिंट दे और उन हिंट के थ्रू बच्चा खुद से सॉल्व कर पाए। तो यहाँ पे दो लोग हैं जो बच्चे की हेल्प कर रहे हैं उसकी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। पहला की टीचर है और दूसरा पीयर, मतलब टीचर और पीयर या फिर सोसाइटी, समाज, ये सब किस में आएंगे, सोसाइटी में ही तो आएंगे, सोशलाइजेशन में ही आएंगे। तो जब इन सब से इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है, ZPD में जो उसकी हेल्प कर रहा है उस हेल्प करने वाले को क्या कहते हैं, MKO, मतलब कि मोर नॉलेजेबल टू अदर्स, मोर knowledgeable to others, ठीक है। जो ZPD में हेल्प करता है, मतलब कि बच्चों की जो हेल्प की जाती है, वो हेल्प करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, MKO, मतलब मोर नॉलेजेबल टू अदर्स। और जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है उस हेल्प को क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं या फिर पार या मचान हिंदी में बोलते हैं। इसके फोल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है, इसकी फोल्डिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि बच्चे की सपोर्ट करने के लिए दी जाती है, एक ऐसी टेक्निक जो बच्चे की हेल्प करने के लिए दी जाती है। कब, सबसे पहले सही प्रकार की इसकी फोल्डिंग देनी चाहिए, दूसरा सही अमाउंट में देना चाहिए और तीसरा सही समय पर देना चाहिए। मतलब कि अगर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है और सॉल्व करते टाइम उसको दिक्कत आ रही है तो ये नहीं कॉपी उठाया सॉल्व करके दे दिया कि ये इसका सोल्यूशन है, ये ऐसे होगा, इसको इसके फोल्डिंग नहीं कहेंगे। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है एक टेम्परेरी हेल्प करना, थोड़ा बहुत हिंट वगैरह क्लू वगैरह दे करके, थोड़ा बहुत अगर कोई लॉन्ग टॉपिक है तो उसका छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके बच्चे को दे दिया जिससे बच्चे को याद करने में आसानी हो जाए। तो फिर ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें इसके फोल्डिंग में आएंगी। जब सही समय पर, सही मात्रा में और सही प्रकार से मदद की जाती है बच्चे की तो उस मदद को इसकी फोल्डिंग कहेंगे। और जो मदद करेगा उसको MKO या फिर मोर नॉलेजेबल टू अदर्स कहेंगे। और अगर मदद के थ्रू बच्चे ने उस चीज को सॉल्व कर लिया तो ये जो गैप था बच्चे के ना सॉल्व करने और सॉल्व करने के बीच का, उसको ZPD कहेंगे, मतलब बच्चे का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। तो ये हो गया आपका ZPD।
अब ये तीन जो टर्म्स हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कंफ्यूज मत होइएगा। पोटेंशियल डेवलपमेंट अलग चीज है। पोटेंशियल और एक्चुअल, इन दोनों ही विकास के बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि समीपस्थ विकास वाला क्षेत्र। तो ZPD, MKO, इसकी फोल्डिंग, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। ये समझिए कि छोटी सी थ्योरी है, लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जितने भी हैं। जैसे कि अगर आपकी सीटेट भी दे रहे हैं तो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। KVS में 3-4 क्वेश्चन इससे मिला करके पूछे जा सकते हैं, लैंग्वेज और थॉट के बेसिस पर। इसके अलावा इंट्रैक्शन के बेसिस पर, ZPD के बेसिस पर, इसके फोल्डिंग के बेसिस पर, MKO के बेसिस पर। तो ये सारी चीजें हैं जिनके आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं किस चीज के? ZPD के। हम क्या देख रहे हैं? स्टेप्स ऑफ ZPD। ZPD में क्या होता है, बच्चा MKO की मदद से कुछ ना कुछ इसके फोल्डिंग लेता है, मतलब कि टीचर की हेल्प से कुछ ना कुछ गाइड लेता है। तो उस गाइडेंस से, गाइडेड असिस्टेंस से बच्चा सीखता है, या फिर हम कह सकते हैं इसके फोल्डिंग के थ्रू सीखता है। हिंदी में कहें तो निर्देश, टीचर कुछ ना कुछ देता है, उस निर्देश के आधार पर बच्चे की हेल्प होती है और बच्चा सीखता है। मतलब कि गाइडेड असिस्टेंस से बच्चा सीख रहा है या फिर इसके फोल्डिंग से बच्चा सीख रहा है। तो ये पहला स्टेप होता है कि इसके थ्रू बच्चा सीखता है। दूसरी बात करते हैं, बच्चा जो सीख रहा है दूसरे स्टेप में होता है, जब पहले उसको वो चीज अच्छी से समझ में आ जाती है, सही गाइडेंस मिल जाती है, तो दूसरी बार जब वही चीज को वो सीखने की कोशिश करेगा तो उसको ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, उस चीज को वो खुद से ही सॉल्व कर लेगा। मतलब कि थर्ड स्टेप में वो स्वतंत्र अधिगम करेगा, मतलब कि इंडिपेंडेंट होकर के सीखेगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्या होगा, स्वचालन, ऑटोमेटाइजेशन होगा सीखने का। मतलब कि अब उसने इंडिपेंडेंट लर्निंग कर ली है, उस चीज को उसने प्रॉपर तरीके से सीख लिया है। अब कल को इससे रिलेटेड कोई भी सॉल्व करने की प्रॉब्लम होगी तो वो उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर पाएगा और सोल्यूशन खुद से निकाल देगा। तो ऑटोमेटाइजेशन, स्वचालन, उस पर्टिकुलर चीज का बच्चा सीख जाता है। तो ये 4 प्रोसेस, 4 स्टेप्स होते हैं ZPD में। पहला गाइडेड असिस्टेंस के थ्रू सीखना, दूसरे में असिस्टेंस की जरूरत कम पड़ती है, निर्देशन की जरूरत कम पड़ती है, तीसरे में स्वतंत्र लर्निंग कर लेता है, सीख जाता है, और चौथे में ऑटोमेटाइजेशन हो जाता है उस पर्टिकुलर चीज का, स्वचालन हो जाता है, जिससे कि बच्चा उस चीज को 100% सीख जाता है। जब भी जरूरत पड़े वो उस चीज को सॉल्व कर लेगा। तो ये स्टेप्स थे ZPD के। तो ये इतने टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, जो कि सोशियो कल्चरल थ्योरी या वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में आते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है वाक के ऊपर, स्पीच के ऊपर। वाइगोत्स्की ने कहा था 3 तरीके की स्पीच होती है। ठीक है, 3 तरीके की स्पीच होती है। इसको पहले वाइगोत्स्की ने कहा था 3 तरीके के स्पीच का यूज करके बच्चा सीखता है। मतलब कि धीरे धीरे, स्टेज बाय स्टेज, 3 तरीके से भाषा का डेवलपमेंट कह लीजिए, भाषा विकास कह लीजिए, या स्पीच डेवलपमेंट बच्चे का होता है। तो ये 3 इन्होंने कौन कौन सा बताया है। सबसे पहले है एक्सटर्नल या फिर सोशल स्पीच, बाहरी वाक या फिर सामाजिक वाक। ये कब से होता है, जन्म से लेकर के बर्थ से 3 इयर्स तक, बर्थ से लेकर के 3 इयर्स तक जो बच्चे की भाषा होती है, जो बच्चे की स्पीच होती है, वो कैसी होती है, एक्सटर्नल या फिर सोशल होती है। मतलब कि इस एज में जो बच्चे की भाषा होती है, जो बच्चा कन्वर्सेशन करता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करता है, वो किस प्रकार का होता है, उसमें ना कोई लॉजिकल थिंकिंग होती है, ना कोई ऐसा गूढ़ चिंतन होता है, ना कोई इंटेलिजेंस होता है। बस केवल अपने सिंपल थॉट्स को, सिंपली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिस स्पीच का यूज करते हैं बच्चे, उसी को एक्सटर्नल या सोशल स्पीच कहते हैं। जैसे कि उनको कोई सामान चाहिए तो रो करके, जबरदस्ती करके उसको मांगने की कोशिश करेंगे, तो वो उनका बात करने का तरीका होता है, वो उनका एक इंटरेक्शन का तरीका होता है। उनको अगर अपनी फेवरेट चीज चाहिए या फिर कोई अपना फेवरेट कार्टून देख रहे हैं तो उस कार्टून को देख करके तेज से हंसना, लाफ्टर, इन चीज के थ्रू अपनी वो स्पीच को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब वो खुश हो रहे हैं। तो उनका एक्सप्रेशन कैसे होता है, किस स्पीच के थ्रू, सोशल स्पीच या फिर एक्सटर्नल स्पीच के थ्रू। इसमें वो अपने बस सिंपल थॉट्स को और अपनी नॉर्मली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और ये कब से कब तक होता है, जन्म से 3 वर्ष तक होता है।
अच्छा, मतलब ये जिनकी थ्योरीज हैं सारी, उन सब में ये जो आपके एज बताए जाते हैं, वो एज ही वो एक ऐसा फैक्टर है जिससे कि आपके क्वेश्चन को घुमा करके पूछा जा सकता है। मतलब कि ऐसे करके पूछा जाएगा कि इन्फेंसी स्टेज में, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में कौन से तरीके की स्पीच जो है जो वाइगोत्स्की के अनुसार डेवलप होती है। तो जब जन्म से 3 वर्ष का समय है, तो जन्म से 3 वर्ष में 2 वर्ष तक का बच्चा इन्फेंसी स्टेज में माना जाता है, शैशवावस्था में माना जाता है। तो अगर पूछा जाएगा कि इन्फेंसी में किस तरीके की स्पीच का डेवलपमेंट होता है बच्चे में, तो आप बताएंगे एक्सटर्नल या सोशल स्पीच, बाहरी बात, ठीक है। सेकेंड है ईगोसेंट्रिक या प्राइवेट स्पीच, अहम केंद्रित वाक। ये कब से होता है? 3 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो किस तरीके की भाषा का यूज करता है, किस तरीके की स्पीच का यूज करता है? ईगोसेंट्रिक या प्राइवेट स्पीच। इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ कुछ बच्चों को। ईगोसेंट्रिज्म में, ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रितता, और दूसरा ईगोसेंट्रिक में, ईगोसेंट्रिक में। जो पियाजे ने बात की है ईगोसेंट्रिज्म की, उसमें क्या है कि बच्चा जो बिहेवियर, ये एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक तरीके का संज्ञानात्मक विकास है। ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा हर चीज को अपने को केंद्र में रख करके हर चीज के बारे में सोचेगा। मतलब कि वो अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो सोचेगा कि अगर मुझे रोना आ रहा है इस चीज को लेकर के, या फिर मेरी ये चीज खो गई है, मुझे इस बात के लिए दुख हो रहा है, तो मेरे पेरेंट्स को भी दुख होगा, या फिर इस चीज को खोने से उनको भी उतना ही इफेक्ट पड़ रहा है जितना कि मुझे पड़ रहा है। तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। कोई भी चीज सोचना तो अपने आप को सेंटर में रख करके सोचना कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही सभी लोग सोचते हैं, ठीक है। तो ये होता है ईगोसेंट्रिज्म। लेकिन जब ईगोसेंट्रिक की बात की जाती है, अहम केंद्रित वाक की बात की जाती है, तो इसका मतलब होता है कि बच्चा जो भी स्पीच होती है उसकी वो इस तरीके से होती है, वो खुद को डायरेक्शन देने के लिए, खुद को निर्देश देने के लिए जिन भाषा का यूज करता है, निर्देश देने के लिए खुद को, या फिर खुद को डायरेक्शन देने के लिए जिस भाषा का यूज करता है, वो होता है ईगोसेंट्रिक स्पीच या प्राइवेट स्पीच। जैसे कि अगर बच्चा अपने खिलौने से खेल रहा है तो उस खिलौने से वो बात करता है, या फिर नॉर्मली क्या तुमको भूख लगी है, क्या तुम्हें खाना खाना, चलो तुम्हें घुमाने लेके चलते हैं, तो इस तरीके का बच्चा उस खिलौने के साथ बात कर रहा होता है। उसको कोई मतलब नहीं होता आसपास कौन बैठा हुआ है, कौन उसकी बात सुन रहा है। ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, खुद को केंद्र में रख करके वो नॉर्मली बस अपने टॉय से, अपनी चीजों से बात कर रहा होता है। ईगोसेंट्रिक स्पीच में आप एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, कोई बच्चा है अपना कोई पजल है उसको सॉल्व कर रहा है, तो वो खुद से ही बोल बोल करके स्पीच के थ्रू बोलेगा कि इस वाले पार्ट को इधर लगाना है, इस वाले पार्ट को इधर लगाना है, अरे ये तो गलत हो गया। तो ये सारी चीजें जो वो बोलता है वो खुद को डायरेक्शन देने के लिए बस बोल रहा होता है। तो खुद के लिए जिस स्पीच का यूज किया जाता है वो होती है ईगोसेंट्रिक या फिर प्राइवेट स्पीच, जो कि 3 से 7 साल के बच्चों में देखा जाता है। फिर आती है इनर स्पीच या फिर आंतरिक वाक, जो कि होती है 7+ वाले बच्चों में, या फिर जितने भी एडल्ट्स या एडोलसेंस, ये सारी एज के जो बच्चे होते हैं वो सब इनर स्पीच में आते हैं, आंतरिक वाक में आते हैं। इनर स्पीच का मतलब क्या होता है? अपनी खुद की जो थॉट्स हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, उसको अंदर ही अंदर बिना शब्द बोले अपने माइंड में ही उसको डायरेक्शन देते रहना। जैसे कि हम कोई चीज सोच रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो माइंड में ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि 3+4 7 होता है, या ऐसी कोई भी चीज है तो हम माइंड में ही कैलकुलेट कर लें। तो जो माइंड में अपने आप ही खुद को हम डायरेक्शन दे रहे हैं वो किस में आता है? इनर स्पीच या फिर आंतरिक वाक में, जो कि 7 से ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनमें ये देखा जाता है। तो वाइगोत्स्की का कहना था कि ये 3 तरीके की स्पीच है, ये 3 तरीके की वाक है जिसके थ्रू बच्चा अधिगम करता है, बच्चा सीखता है, या फिर जिसके थ्रू बच्चे के भाषा का विकास होता है। ठीक है, लैंग्वेज थॉट आपको क्लियर हो गया। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज पहले आती है, बाद में विचार आते हैं, और पियाजे के अकॉर्डिंग पहले विचार आते हैं, बाद में थॉट्स आती हैं। इन दोनों का ही एक कॉमन चीज एक और है, जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि पियाजे ने कहा था कि एक एडाप्टेशन की प्रोसेस होती है। जो बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है वो 2 तरीके से करता है, एक एकोमोडेशन, एक एसिमिलेशन। मतलब कि एक तरीका होता है जिससे वो अपने जो पूर्व ज्ञान होता है नए ज्ञान से जोड़ करके सीखता है, और दूसरा क्या होता है, पूर्व ज्ञान में बदलाव ला करके नया ज्ञान सीखता है।
तो इन दोनों में ही जब बैलेंस बना करके कोई चीज की जाती है तब उसको, अगर उनके सेंस में बात करें, पियाजे के सेंस में, तो उसको एक्विलिब्रियम कहेंगे। जब एसिमिलेशन एकोमोडेशन इन दोनों में ही सामंजस्य बिठा करके या फिर दोनों को बैलेंस करके कोई इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की जाती है, स्टोर किया जाता है, उसको पियाजे ने एक्विलिब्रियम कहा है। और इन्होंने भी कहा है कि इन दोनों प्रोसेस का यूज करके बच्चा समायोजन करता है अपने माइंड में अपनी थॉट्स और सारी चीजों को। ठीक है, तो ये इनके इसमें कॉमन था। और बस दिस इज ऑल अबाउट द वाइगॉट्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी या फिर सोशल सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो ये आज आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग स्टार्ट करेंगे जो कि बैंडूरा ने दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये थ्योरी थी, मतलब ऑलमोस्ट आपकी जितनी बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और ये कंस्ट्रक्टिविज्म में जो सारी थ्योरीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें बताएंगी आपको कि किन किन तरीके से क्लास में लर्निंग कराई जाती है। अब ये आपकी लर्निंग के लिए तो हेल्पफुल है कि टीचर को अगर पता है कि ZPD होती है, बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट के अलावा भी कुछ पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है जिस हद तक बच्चा सीख सकता है, तो वो बच्चे के पूर्व ज्ञान को लिंक करके उसको नए कॉन्सेप्ट सिखाएगी, ZPD देगी। जो बच्चे की हेल्प करेगी वो ऐसे नहीं करेगी कि कॉपी उठाया, सॉल्व करके दे दिया या डायरेक्ट आंसर बता दिया। क्लूज देगी, हिंट्स देगी, इन सब चीजों के थ्रू बच्चे को इसके फोल्डिंग प्रोवाइड करेगी। और टीचर खुद क्या है उस जगह पे, MKO है। या फिर क्लास के बच्चों के साथ इंटरेक्शन कराना, क्लास में दो बच्चों का पेयर बना देना और कहा जाए कि इस एक्टिविटी को दोनों मिल करके सॉल्व करो, ये भी सोशल इंटरेक्शन का ही एक तरीका है जो कि वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग सिखाने के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये था सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के साथ। थैंक यू।